नमस्कार। नमस्कार। दुनिया को समझना, उसे एक तरतीब देना, ये तो शायद हम इंसानों की फितरत है। हाँ बिल्कुल, खासकर जब जीवित चीजों की बात हो, क्या खा सकते हैं, किससे दूर रहना है। सही। और ये कोई नई बात नहीं है, अरस्तू ने भी तो कोशिश की थी ना। हाँ, पौधों को बांटा, जानवरों को भी। हाँ, मोटे तौर पर। जैसे पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और जानवर, लाल खून वाले और बिना लाल खून वाले। बहुत बेसिक था। फिर आए लिनियस, उनका सिस्टम थोड़ा ज्यादा जाना माना है। दो किंगडम, प्लांटी और एनिमिलिया। बिल्कुल, सारे पौधे प्लांटी में, सारे जंतु एनिमिलिया में। सुनने में बड़ा आसान लगता है। लगता तो है, पर दिक्कतें जल्दी ही सामने आ गई। मतलब बैक्टीरिया को कहाँ रखें, या फंगस, वो तो पौधों जैसे दिखते हैं पर खाना खुद नहीं बनाते। सही कहा। और एक कोशिका वाले जीव, अमीबा जैसे, वो एनिमल जैसे चलते हैं पर हैं तो एक ही कोशिका के। और कुछ शैवाल, वो पौधे जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं पर शरीर तो वैसा नहीं होता। तो ये दो किंगडम वाला सिस्टम अधूरा था। हाँ, क्योंकि सिर्फ बाहर से देखना काफी नहीं था। विज्ञान ने तरक्की की, माइक्रोस्कोप आए, तब समझ आया कि कोशिका की बनावट देखनी होगी। अच्छा, जैसे कि सेल में न्यूक्लियस है या नहीं, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। बिल्कुल। और कोशिका भित्ति किससे बनी है? सेल्यूलोज से, काइटिन से, या है ही नहीं? पोषण कैसे मिलता है? खुद बनाते हैं या दूसरों पर निर्भर हैं? और उनका विकास का रिश्ता भी तो मायने रखता है। मतलब कौन किससे ज्यादा करीब है एवोल्यूशन में। हाँ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सब देखना जरूरी हो गया। और इन्हीं जरूरतों के चलते आर.एच. विटेकर ने 1969 में एक नया सिस्टम दिया। हाँ, 5 जगत वाला, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये एक बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। विटेकर ने कई चीजों को आधार बनाया। कोशिका की संरचना, शरीर कितना जटिल है, पोषण का तरीका, प्रजनन कैसे होता है, और हाँ, वो फाइलोजेनेटिक रिश्ते। इस नए सिस्टम ने पुरानी परेशानियां कैसे हल की? जैसे फंगस का क्या हुआ? फंगस, जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की है और जो हेटेरोट्रॉफिक हैं, मतलब दूसरों से पोषण लेते हैं, उन्हें पौधों से अलग कर दिया। पौधे तो ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद खाना बनाते हैं, और उनकी भित्ति सेल्यूलोज की होती है। बिल्कुल। तो फंगस को मिला अपना अलग किंगडम, फंजाई। इसी तरह सारे प्रोकैरियोटिक जीव जिनमें सही न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया। हाँ बैक्टीरिया, उन्हें डाल दिया गया किंगडम मोनेरा में। और वो एक कोशिका वाले यूकैरियोटिक जीव? उन्हें जगह मिली किंगडम प्रोटिस्टा में। इसमें वो सब आ गए जो पहले अलग अलग किंगडम में बिखरे थे, जैसे क्लैमाइडोमोनास जो पहले पौधों में गिना जाता था। और अमीबा, पैरामीशियम, वो शायद पहले एनिमिलिया में थे। हाँ, तो प्रोटिस्टा एक तरह का मिक्स बैग बन गया, एक कोशिका वाले यूकैरियोट्स का। ये दिखाता है कि हमारी समझ कैसे बदलती है। वर्गीकरण कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही बात है। तो चलिए, विटेकर के पहले किंगडम मोनेरा से शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ बैक्टीरिया हैं, है ना? हाँ, बैक्टीरिया ही इसके मुख्य सदस्य हैं। और ये मिलते कहाँ नहीं हैं। हर जगह, मिट्टी, पानी, हवा, यहाँ तक कि गर्म पानी के झरनों और बर्फ में भी। बिल्कुल। रेगिस्तान, गहरे समुंदर, यहाँ तक कि दूसरे जीवों के अंदर या ऊपर परजीवी की तरह भी। कमाल की इनकी अनुकूलन क्षमता है। आकार भी तो कई तरह के होते हैं इनके। गोल वाले कोकस, छड़ जैसे बैसिलस, कॉमा के आकार के विब्रियम, और वो स्प्रिंग जैसे स्पिरिलम। दिखने में भले ही सरल हों, पर इनका मेटाबॉलिज्म बहुत विविध है। हाँ, यही इनकी खासियत है। कुछ तो बहुत ही मुश्किल हालात में रहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया, ये क्या है? ये पुराने किस्म के बैक्टीरिया हैं जो बेहद एक्सट्रीम माहौल में मिलते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खारे पानी में रहने वाले हैलोफाइल्स, और गर्म झरनों में रहने वाले थर्मो एसिडोफिल्स, और दलदली इलाकों में मीथेन गैस बनाने वाले मीथेनोजेंस। मिथेनोजिन्स, ये नाम सुना है। हाँ, ये गाय भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवरों की आंत में भी होते हैं और गोबर से मीथेन यानी बायोगैस बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बनावट ही इन्हें इन मुश्किल हालातों में बचाए रखती है। वाह। और जो आम बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया या सच्चे बैक्टीरिया, इनमें भी बहुत विविधता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। हाँ, ये तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, पौधों की तरह। क्लोरोफिल ए होता है इनमें। बिल्कुल। और ये अक्सर गंदे पानी में खूब फैल जाते हैं, जिन्हें ब्लूम्स कहते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो खास सेल से करते हैं ना, हेट्रोसिस्ट। हाँ, हेट्रोसिस्ट।
ज्यादातर बैक्टीरिया तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी हैं, डीकंपोजर के तौर पर। बिल्कुल, मरे हुए जीवों को सड़ाना, दूध से दही बनाना, एंटीबायोटिक्स का उत्पादन, दाल वाले पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करना, कई काम करते हैं। लेकिन कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। हाँ, कुछ बैक्टीरिया रोगजनक भी होते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा ग्रुप है मोनेरा में, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इनकी क्या खासियत है? ये शायद सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं, और सबसे अजीब बात, इनमें कोशिका भित्ति होती ही नहीं। बिना कोशिका भित्ति के बैक्टीरिया में? ये तो बहुत अनोखी बात है। हाँ, और ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। कई पौधों और जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये हुआ किंगडम मोनेरा। अब आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा की तरफ। हाँ, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें सभी एक कोशिका वाले लेकिन यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिनके सेल में व्यवस्थित न्यूक्लियस और दूसरे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल होते हैं। सही। पर इस किंगडम की सीमाएं बहुत साफ नहीं हैं। ये थोड़ा मिला-जुला ग्रुप है। ज्यादातर सदस्य पानी में रहते हैं, ताजे पानी में या समुद्र में। और आपने कहा था कि ये बाकी यूकैरियोटिक किंगडम्स, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई के बीच एक कड़ी जैसा है। हाँ, कुछ प्रोटिस्ट पौधों जैसे हैं, कुछ जंतुओं जैसे, कुछ फंगस जैसे। अच्छा, इसका एक उदाहरण देखते हैं। क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं डायटम और सुनहरे शैवाल, जिन्हें डेस्मिड्स भी कहते हैं। डायटम बहुत दिलचस्प हैं। क्या खास है उनमें? उनकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है, जैसे कांच की, और ये 2 हिस्सों में होती है, जो एक दूसरे पर फिट हो जाते हैं, बिल्कुल साबुनदानी की तरह। सिलिका की भित्ति, वो तो टूटती नहीं होगी आसानी से। बिल्कुल नहीं, ये लगभग अविनाशी होती हैं। जब डायटम मरते हैं तो उनकी ये सिलिका की खोल समुद्र की तलहटी में जमा होती रहती हैं। करोड़ों सालों तक। हाँ, अरबों सालों से। इस जमाव को कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ, इसका क्या उपयोग है? ये बहुत किरकिरी होती है, तो इसका इस्तेमाल पॉलिश करने में और तेल या सिरप जैसी चीजों को फिल्टर करने में होता है। कमाल है, ये छोटे से जीव इतने काम के हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, डायटम समुद्रों में मुख्य उत्पादक है। मतलब समुद्री फूड चेन की शुरुआत इन्हीं से होती है। ये फोटोसिंथेसिस से ऊर्जा बनाते हैं। मैंने पढ़ा डायनोफ्लाजेलेट्स के बारे में। हाँ। ये ज्यादातर समुद्र में मिलते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषक होते हैं। और कभी-कभी इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि समुद्र लाल दिखने लगता है, जिसे लाल ज्वार कहते हैं। हाँ, रेड टाइड, बिल्कुल। और चिंता की बात यह है कि जो जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं ना, ओह, जहरीले भी? हाँ, वो मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। अरे बाप रे। फिर हैं यूग्लिनॉइड्स, ये ज्यादातर मीठे पानी में पाए जाते हैं। अच्छा। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, उसकी जगह ना एक प्रोटीन की परत होती है, पेलिकल कहते हैं उसे। पेलिकल? उससे क्या होता है? उससे शरीर लचीला रहता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये धूप में तो अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ। पर अंधेरे में ये दूसरे छोटे जीवों का शिकार करने लगते हैं, परपोषी बन जाते हैं। कमाल है, मतलब जरूरत के हिसाब से मोड बदल लिया। अच्छा, और स्लाइम मोल्ड्स, ये नाम भी बड़ा अजीब है। हाँ, है भी अजीब। ये मृतजीवी प्रोटिस्ट्स हैं, मतलब सड़ी गली टहनियों और पत्तियों से पोषण लेते हैं। अच्छा, डीकंपोजर जैसे? कुछ वैसे ही। ये रेंगते हुए चलते हैं और अगर माहौल सही हो ना तो प्लाज्मोडियम नाम का एक बड़ा झुंड बना लेते हैं। प्लाज्मोडियम? हाँ, ये झुंड कई फीट तक फैल सकता है। सोचिए जैसे कोई बहता हुआ कोशिका का समूह हो। वाह। और फिर है प्रोटोजोआ। इन्हें जानवरों का प्राचीन रिश्तेदार माना जाता है। ये सब परपोषी होते हैं। अच्छा, मतलब दूसरों पर निर्भर। बिल्कुल। इनमें अमीबा जैसे जीव हैं जो अपने शरीर का आकार बदलकर नकली पैर स्यूडोपोडिया बनाकर चलते और शिकार करते हैं। हाँ, वो तो स्कूल में पढ़ा था। कुछ में चाबुक जैसे फ्लैजेला होते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस, वो नींद की बीमारी फैलाता है। ओह, खतरनाक है ये तो। मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम। इनके जीवन में ना संक्रमण फैलाने वाले स्पोर्स, मतलब बीजाणु बनते हैं। तो ये थी प्रोटिस्टा की दुनिया। अब आते हैं फंगी पर, यानी कवक जगत। हाँ। इन्हें तो हम अक्सर देखते हैं ब्रेड पर फफूंद। हाँ, सड़े फल, मशरूम। कुछ सरसों की पत्तियों पर वो सफेद दाग जैसे बना देते हैं। और पेनिसिलिन, वो एंटीबायोटिक भी तो एक फंगस से ही मिलती है ना? बिल्कुल सही।
पेनिसिलियम फंगस से? देखिए, कवक हर जगह है, हवा, पानी, मिट्टी में, पौधों और जानवरों पर भी। बस गर्म और नमी वाली जगह इन्हें पसंद है। अच्छा। यीस्ट जो ब्रेड बनाने में काम आता है वो एक कोशिकीय है, पर ज्यादातर कवक ना पतले धागों जैसे होते हैं। हाँ, वो जाल जैसा। हाँ, उन धागों को हाइफी कहते हैं, और इन धागों का जो जाल बनता है वो कवक का शरीर है, माइसीलियम। माइसीलियम। जी, और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। काइटिन वही पदार्थ है जो कीड़ों के बाहरी कवच में होता है। अच्छा, सख्त होती होगी फिर तो। हाँ, और पोषण के लिए ये या तो मरे हुए जीवों पर निर्भर है, मृतजीवी, या जीवित पौधों जानवरों पर, परजीवी, या फिर शैवाल या पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी करके रहते हैं, सहजीवी बनके। जैसे लाइकेन और माइकोराइजा। बिल्कुल, लाइकेन में शैवाल और कवक साथ रहते हैं, माइकोराइजा में कवक और पौधों की जड़ें। अच्छा, और इनमें प्रजनन वो कैसे होता है? सुना है वो भी कई तरीकों से होता है। हाँ, कई तरीके हैं। कायिक प्रजनन भी होता है, जैसे टूटना या बडिंग। फिर अलैंगिक बीजाणुओं स्पोर्स से भी होता है, और लैंगिक प्रजनन भी होता है जिसमें अलग तरह के बीजाणु बनते हैं। लैंगिक प्रजनन में क्या खास है? उसमें आमतौर पर 2 चरण होते हैं। पहले 2 कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म मिलता है, जिसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं, और फिर बाद में उनके केंद्रक मतलब न्यूक्लियस मिलते हैं, इसे कैरियोगैमी कहते हैं। अच्छा। कुछ कवकों में, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन दोनों के बीच एक खास स्टेज आती है, डाइकैरियोटिक स्टेज। इसमें एक ही कोशिका में 2 अलग-अलग न्यूक्लियस होते हैं, N+N। अरे वाह, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये जटिलता शायद इन्हें अलग-अलग माहौल में सर्वाइव करने में मदद करती है। चलिए अब जल्दी से प्लांटी और एनिमेलिया जगत को भी देख लेते हैं संक्षेप में। हाँ, तो प्लांटी जगत में सभी यूकारियोटिक क्लोरोफिल वाले पौधे आ गए। मतलब हरे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जी, इनकी कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी भित्तिल होती है, और एनिमेलिया जगत में हम सब आ गए, सारे जानवर। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। हाँ, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और ज्यादातर चल फिर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जो इस 5 जगत वाले वर्गीकरण में फिट नहीं बैठते, जैसे वायरस, वायरॉइड्स, प्रोटीन्स और लाइकेन। वायरस को तो मतलब कोशिका के बाहर जिंदा भी नहीं मानते हैं ना? बिल्कुल सही। वायरस असल में कोशिका है ही नहीं, अकोशिकीय है। उनमें बस एक प्रोटीन का होल होता है, कैप्सिड कहते हैं उसे। और अंदर जेनेटिक मटेरियल, या तो आरएनए या डीएनए, पर दोनों कभी नहीं। ये किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसकर ही अपनी मशीनरी इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और अक्सर उस होस्ट सेल को मार देते हैं। हाँ, अक्सर। तंबाकू मोज़ेक रोग पर काम करते हुए इनकी खोज हुई थी। अच्छा, और विरॉइड्स ये क्या बला है? ये वायरस से भी छोटे? हाँ, विरॉइड्स तो वायरस से भी सरल है। इनमें सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन का खोल भी नहीं होता। बस आरएनए का टुकड़ा? हाँ, और ये पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। जैसे आलू में एक रोग होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, वो विरॉइड से होता है। गजब है। और फिर प्रोटीन्स, प्रियॉन्स, ये तो नाम से प्रोटीन लगते हैं। है तो प्रोटीन ही, पर ये गलत तरीके से मुड़े हुए एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये बड़े खतरनाक हैं। ये दिमाग और नर्वस सिस्टम की बीमारियां पैदा करते हैं जो लाइलाज होती हैं, जैसे मवेशियों में मैड काउ रोग, BSC। हाँ, सुना है। और इंसानों में इसका मिलता जुलता रूप है क्रुट्जफेल्ड जैकोब रोग, CJD। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। बाप रे, मतलब प्रोटीन भी इन्फेक्शन फैला सकता है। और आखिर में लाइकेन, ये तो अक्सर पेड़ों की छाल और चट्टानों पे दिखते हैं रंग बिरंगे। हाँ, लाइकेन असल में 2 जीवों का मेल है, एक शैवाल एल्गी और एक कवक फंगस का सहजीवी संबंध। अच्छा, पार्टनरशिप। बिल्कुल। शैवाल जो कि फाइकोबायोन्ट कहलाता है, वो फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाता है, और कवक यानी माइकोबायोन्ट उसे रहने की जगह, पानी और खनिज देता है। एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये प्रदूषण के सूचक भी होते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे सूचक, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जहां हवा साफ होती है वहीं अच्छे से पनपते हैं। वाह, मतलब एक कोशिका वाले प्रोटिस्टा से लेके इतने जटिल कवक तक,
और फिर ये अजीबोगरीब वायरस, विरॉइड्स, प्रोटीन्स और ये साथी लाइकेन, जीवन की विविधता सच में हैरान करने वाली है। बिल्कुल। इन स्रोतों ने हमें इस वर्गीकरण की एक वाकई शानदार झलक दी है। हाँ, और ये भी साफ है कि जीवन को समझना और उसे वर्गों में बांटना ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ। जैसे वो अपूर्ण कवक या ड्यूटेरोमाइसिटीज थे ना, हाँ। पहले उनके लैंगिक प्रजनन के बारे में पता नहीं था तो उन्हें अलग ग्रुप में रखा था, पर जैसे ही उनकी लैंगिक अवस्थाओं का पता चला उन्हें उनके सही ग्रुप एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में शामिल कर दिया गया। सही बात है। मतलब खोज जारी है, वर्गीकरण बदलता रहता है। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे विज्ञान और आगे बढ़ेगा, नई तकनीकें आएंगी, हम नई खोजें करेंगे, तो जीवन के इस वर्गीकरण की हमारी समझ और कितनी बदलेगी और कितनी गहरी होगी, ये एक सवाल है जिस पर वाकई सोचा जा सकता है। बिल्कुल। ये सफर जारी रहेगा।